press conference. I think we are having it second time in June. है ना? So briefly crime की हम जो press conference है वो next week करेंगे. आज हमने आज हमने अपना एक special topic and the new post which I have joined as CMD Police Housing Corporation, उससे मुतलका मैंने बातचीत करने के लिए आपको आमंत्रित किया है. जो हमने कुछ दिनों से इस पे काम चल रहा था तो उसके बारे में, तो हम शुरू करें जी. अपना अमिताभ में चलो आ जाए तो ठीक है. कोई अब वी रेडी. इसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2025 में आयोजित डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2026 को पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड वेलफेयर का वर्ष घोषित किया था. और प्रधानमंत्री जी के इसी विज़न के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह जी सैनी जी ने हरियाणा पुलिस के मॉडर्नाइजेशन और पुलिस वेलफेयर में पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया है. वह स्वयं हमारी परियोजनाओं को मॉनिटर कर रहे हैं और उनका स्पष्ट विज़न है कि हरियाणा पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में सर्वश्रेष्ठ हो. इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री जी ने विज़न 2030, विज़न 2047 तैयार किए तो उनको रिव्यू किया, पर्सनली रिव्यू किया. माननीय प्रधानमंत्री जी की डायरेक्शंस थी कि पुलिस को स्मार्ट होना चाहिए. स्मार्ट का जो एक्रोनिम उन्होंने बताया कि स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रेस्पॉन्सिव, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड. स्मार्ट पुलिस हमारे लिए एक एक्रोनिम ही नहीं है बल्कि एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंडक्ट और वर्क कल्चर को दर्शाता है. एक ऐसी पुलिस व्यवस्था का गाइड मैप है जो कि पुलिस के हर एस्पेक्ट को टच करता है, जैसे ट्रेनिंग, बिहेवियर, परफॉर्मेंस, इक्विपमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, पब्लिक ओरिएंटेशन, क्विक इन एक्शन एंड विजिबिलिटी. इस सब के बारे में दर्शाता है. मैंने लगभग 6 महीने पहले जब पुलिस में डीजीपी का कार्यभार संभाला तो काफ़ी काम था, लेकिन मैंने पहले दिन ही अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी थी कि सबसे पहले तो हमने उनके लिए ही काम करना है जिन्होंने जनता के लिए काम करना है. यानी कि हमारी पुलिस फोर्स, हमारी 80,000 की जो पुलिस फोर्स है, हम उसी के बल पे जनता की सेवा करते हैं. तो सबसे पहले हमने उनके वेलफेयर के लिए काम मैंने शुरू किया और नई योजनाएं हमने शुरू करी, जैसे कि शगुन स्कीम, हॉस्टल स्कीम, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट. और यहाँ पे मैं ये भी सूचना देना चाहूँगा कि पिछले वर्ष 2025 में हरियाणा पुलिस ने अपने पुलिस के वेलफेयर पे, जवानों के वेलफेयर पे करीबन 50.5 करोड़ रुपए हमने खर्च करे और इस साल मई तक 9 करोड़ के करीब हम खर्च कर चुके हैं. इसके साथ साथ हमारी प्राथमिकता थी कि हम जनता की सुरक्षा प्रदान करें जिन्हें हमारी पुलिस ने देना है. क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है और इसके लिए हमने बड़े इनिशिएटिव शुरू करे जिनको कई राज्यों ने अपनाया और हमारी पॉलिसी को कॉपी कर रहे हैं, जबकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. इनमें प्रमुख जो हमारे इनिशिएटिव्स थे, हमारा अभेद्य ऐप, डुअल ओटीपी सिस्टम, हमने RGSF यूनिट क्रिमिनल्स को चेक करने के लिए बनाई, नाइट नाकाबंदी, डायल 112, एंटी नारकोटिक्स के जो हमने स्टेप्स उठाए, कंप्लेंट रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम, CCTNS, E0 FIR अब हमने रिसेंटली शुरू करी है, साइबर क्राइम कंट्रोल, उसके साथ साथ AI सेल की भी हमने स्थापना करी है, सोशल मीडिया पुलिसिंग, न्यू क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंटेशन में हरियाणा नंबर 1 पे है, प्रथम स्थान पे है. टूरिस्ट पुलिस स्टेशंस की स्थापना, ATS नहीं लगाना, स्टेट वाइड CCTNS हमने डिप्लॉय करना, लीगल मॉनिटरिंग सिस्टम, राइट टू सर्विस एक्ट में 33 सर्विसेज हम टाइम बाउंड तरीके से प्रदान कर रहे हैं. फॉरेन ट्रैवलर्स की मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग रिफॉर्म्स, B1 टेस्ट,
ये कुछ ऐसे हमने स्टेप्स उठाए अपने डिपार्टमेंट के लिए। और भी हमारी योजनाएं प्रोसेस में है, जैसे ATM मॉनिटरिंग, ईयरली प्लान फॉर एंटी नारकोटिक्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ATS STF, रिक्रूटमेंट पे हमारी काफ़ी जोर चल रहा है क्योंकि हमारी का 30% के करीब वैकेंसी है। तो यहाँ मेरे को ये बड़ा हर्ष भी और सेटिस्फेक्शन भी हो रहा है कि हरियाणा की बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरे देश में पहचानी जा रही हैं और उनका कॉपी किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य ये योजना शुरू करना ही नहीं है, बल्कि आने वाले समय में पुलिस का विज़न और रोड मैप को तैयार करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन के लिए सैद्धांतिक तौर पे 750 करोड़ अलॉट किए हैं, जिनको हमने 2 साल में इनको हमें खर्च करना है, जिसको इस बजट को हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइंस, ऑफिसेज, रेजिडेंसेस, कम्युनिटी सेंटर्स इत्यादि के लिए हम इसका निर्माण करेंगे। इसके अलावा MHA ने असम स्कीम के अंतर्गत हमें करीबन 120 करोड़ के करीब हमें सैंक्शन किए, जिनका उपयोग FSL की मॉडर्नाइजेशन में, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंप्यूटर्स में, VC फैसिलिटीज़ में, टेलीकॉम में जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उसको मॉडर्नाइज करने में हम उसको प्रयोग करेंगे। इसके अलावा निर्भया फंड के थ्रू हमें उम्मीद है 100-200 करोड़ रुपए के करीब हम वुमेन की सेफ्टी के लिए हम जो नए प्रपोजल्स बना रहे हैं उसमें हमें फ़ंड प्राप्त होगा। इन प्रपोजल्स में वर्किंग वुमेन के लिए पोर्टल बनाना, CCTV, पिंक PCRs और महिलाओं से जुड़े समाधान के लिए अन्य इनिशिएटिव विकसित किए जाएंगे। आज मुझे ये बताते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि हरियाणा पुलिस में सबसे इतने बड़े स्तर पर, यानी कि करीबन 700-800 करोड़ का जो हमें बजट प्राप्त हुआ है, ये फर्स्ट टाइम इकट्ठा प्राप्त हुआ है। और इसमें हम अपने आने वाले समय के लिए पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन में हम इन्वेस्ट करेंगे। लगभग 980 करोड़ जो 750 प्लस जो अभी चल रहे हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उनको मिला के 237 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किए जाएगा, जो कि हरियाणा पुलिस के लिए एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। इस परियोजनाओं के माध्यम से लगभग हर ज़िले में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इसमें हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कुछ सूचना है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में कैसे अपना ये बजट यूज़ करेंगे। इसमें गुड़गांव में करीबन 113 करोड़ का प्रपोज़ल है, फरीदाबाद में 30 करोड़, झज्जर 27 करोड़, पंचकुला 21 करोड़, ऐसे करके हमने अलग अलग अपनी परियोजनाएं जो प्रपोजल्स हैं वो ओवरऑल पूरे ज़िलों में हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, जिनका सम टोटल करीबन 970 करोड़ के करीब आता है। इसमें जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं और जो आने वाले समय में अभी जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गई है बट फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं है, वो भी इंक्लूडेड है। इसके साथ हम ईयरली भी मैं आपको ये आंकड़े प्रदान कर सकता हूँ कि 24-25 में करीबन हमने 194 करोड़ के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए और 26-27 में 95 करोड़ बजट मिला है, और जो सप्लीमेंट्री में हमें बढ़ के 330 करोड़ के करीब हो जाएगा, और अगले साल हमें करीबन 350 करोड़ और मिलेंगे। तो ये मिला के कुल हम अगले 2 साल तक यानी मार्च 28 तक 980 करोड़ के करीब खर्च करने की संभावना है। ये केवल बजट एलोकेशन ही नहीं, ये पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन है। इससे हमारी पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर भी आधुनिक होगा, लॉ एंड ऑर्डर की क्षमता ही बढ़ेगी, हमारे पुलिस पर्सनल को बेहतर काम करने का एनवायरनमेंट मिलेगा और जनता को अधिक तेज, प्रभावी और प्रोफेशनल पुलिस सर्विसेज प्राप्त होंगी। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हरियाणा पुलिस को देश की सबसे सक्षम पुलिस फोर्स ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी सबसे आधुनिक फोर्स बनाना है। इट इज़ ए न्यू बिगनिंग। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सेशन में भी हरियाणा पुलिस के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की थी, जिसमें 5000 पुलिसकर्मियों की भर्ती, अग्निवीर का डिफरेंट पुलिस रैंक पे अवसर प्रदान करना, ATS की स्थापना, ऑन रैंक एंड पे की स्कीम लागू करना,
नूह में 107 एकड़ में IRB स्थापित करना, ERSS का को और इफेक्टिव करने के लिए 150 गाड़ियाँ और प्रदान करना, महिलाओं के लिए 7 पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन, रात्रि में कार्यरत महिलाओं के लिए वुमेन ट्रांसपोर्ट पोर्टल, पुलिस वेलफेयर फंड के लिए 16 करोड़ की मैचिंग ग्रांट इत्यादि, ये कई सारे उन्होंने घोषणाएं की थी जिस पे कार्य चल रहा है और कुछ पे हो भी गया है। तो हमारा लक्ष्य केवल रिक्तियाँ ही भरना नहीं है, हमें यंग ट्रेन प्रोफेशनल और टेक्नोलॉजी रेडी पुलिस तैयार करनी है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आवर गोल इज़ नॉट टू अचीव टारगेट्स बट टू बिल्ड ए स्मार्ट टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन सिटीजन सेंट्रिक हरियाणा पुलिस। और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विज़न तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में हम सभी को एक ये सारी विज़न मिल के कार्य करना है। आई एम कॉन्फिडेंट विद द डेडिकेशन एंड टीम वर्क ऑफ ऑल ऑफिसर्स, हरियाणा पुलिस विल एमर्ज एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्सेज इन द कंट्री। थैंक यू। डबल जिम्मेदारी होगी सर आपके। जी जी डबल है वैसे, बट ये पार्ट ही है हमारा पुलिस का ही। हाँ, थोड़ा कार्य बढ़ जाएगा बट नो डाउट। वैसे भी जो पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन है, हमारे ADG मॉडर्नाइजेशन वेलफेयर है, तो मॉडर्नाइजेशन की जो ब्रांच है उनके थ्रू ही डील होता है। बजट जो है पुलिस में आता है, फिर जो हमारे जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो हमारी हमने उसे रैंकिंग करनी है अपने प्रोजेक्ट्स की, वो यहाँ से डिसाइड होके फिर वो HPSC को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाता है। हमारे चीफ इंजीनियर हैं श्री वर्मा जी, जो कि सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं। तो कल ही मैंने वहाँ पे मीटिंग करी HPSC में और उसमें समझा कि उनकी क्या क्या उनको ज़रूरतें हैं और क्या क्या हम अपने स्तर पे उसको और एफिशिएंट बनाने के लिए और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइमली कंप्लीट हों और नए से नए हम काम कर सकें, इसके लिए हमने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है, विचार विमर्श किया है। और आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि जो HPSC के माध्यम से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एक इम्पैक्ट पुलिस विभाग पे नज़र आए। पुलिस विभाग में जो एक मॉडर्न आउटलुक होनी चाहिए वो एक इमेज सामने उभरे, और उसके लिए हमने कुछ प्लान्स बनाए हैं जो कि आने वाले टाइम में हम उसको आपको रिवील करेंगे। AI को लेके भी कुछ सर कर रहे हैं? हाँ, AI में हमने सेल बनाया है, स्पेशली अपने साइबर क्राइम विंग में। AI इज़ द इन थिंग और हर जगह ही इस पे काफ़ी वो हो रही है। MHA भी इसमें काफ़ी सजग है और ये भी एक बड़ा चैलेंज भी है, और दोनों ही है, डबल एज सोर्ड है। इससे फ़ायदा भी है हम लोगों को और हमारे ख़िलाफ़ भी कानून को ब्रेक करने में भी AI यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए भी हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। तो ऑलरेडी ये सब हमने देखते हुए हमने एक AI सेल बना के उसमें हमने ये सारा चीज़ों पे डेटा इकट्ठा करना, क्या क्या चीज़ हो सकती है, क्या क्या AI के इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उस पर हमने अपना कार्य शुरू कर दिया है। साइबर क्राइम में से कितनी कमी है सर? साइबर फ्रॉड के लिए एक आपने EFIR कुछ नया लॉन्च किया। हाँ जी, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी, मैंने उसके लिए एक रील भी बनाई थी। अभी जो होता था 1930 पे कोई भी साइबर क्राइम होता है उस पर सूचना दी जाती थी, तो वो सूचना देने के बाद हम उसको थाने में भेजते थे। थाने वाले उसको रिड्यूस करते थे राइटिंग में, एज़ पर लॉ जब तक उस पर साइन नहीं होंगे हम उसको FIR में नहीं कन्वर्ट कर सकते, और जब FIR में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। तो इस प्रोसेस में 2 दिन लग जाते थे। तो इन द मीन टाइम जिसका फ्रॉड हुआ उसने पैसे निकाल के वो चंपत हो जाता। तो हमने इसको स्टडी किया, MHA ने भी स्टडी किया। तो हमने कहा हम सबसे पहले दर्ज कर देंगे, हो सकता है कुछ कोई झूठी करा ले, कुछ करा ले, वो बात की बात है। हमारे पास जैसे ही सूचना मिलेगी हम FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करके पैसे ब्लॉक कर देंगे। तो दिस इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड E0FIR। 0 FIR इसलिए कि कोई हैदराबाद से भी कराना चाहे वो भी करा सकता है, बाहर के प्रदेश से, वहाँ से हम FIR करके जिसकी जुरिडिक्शन है उसको भेज देंगे। कुछ हुई है सर अभी? हाँ हाँ बिल्कुल। इसमें
पैसा रिकवरी भी आप लोग देंगे? हाँ बिल्कुल, पैसा तो रिकवरी उसी के लिए ये सारा ये कार्रवाई की गई है कि फ़ौरन हम जो फंड्स ट्रांसफ़र हुए हैं उसको हम ब्लॉक कर पाएँ। सर आपको अभी तो हमने परसों ही शुरू करी है। आज ही सुबह मेरे पास डेटा आया था, 28 E0 FIR उन्होंने दर्ज कराई है इमीडिएटली। तो सर आपको लगता नहीं कि डेटा बढ़ेगा सर FIR? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अभी तक हमारा जो सालाना डेटा है 5000 FIRs का है, तो हमें लगता है वो थोड़ा बढ़ेगा, बट हम जनता के इंटरेस्ट में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर ये पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन सर इसमें अभी प्रदेश में कोई नए पुलिस थाने कितनी बिल्डिंग्स बन रही है सर, और दूसरा सर ये जो हरियाणा सरकार का जो PWD डिपार्टमेंट जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑल होता है, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन उससे अलग क्या उसमें काम करती है सर, और इसमें आपके पास इंजीनियरिंग जो है वो अलग से कितने लोग हैं, क्या आप सक्षम है सर इसके पूरे बिल्डिंग जो आपको पुलिस स्टेशन बनते हैं, या उसमें आप PWD से ही आपको सहयोग रहते हैं सर? पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन 1989 में बना था जी, यानी 26 और 11 37 साल हो गए। 37 साल से इवन ये बिल्डिंग भी है, ये पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने बनाई है। तो सारे जितने 89 के बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं थाने चौकी, पहले हम PWD को देते थे, दूसरे डिपार्टमेंट्स को, और वो अपने हिसाब से बनाते थे कि उनके पास भी प्रोजेक्ट बहुत होते थे। और ये हरियाणा वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है। जब ये कंसेप्ट आया तो पूरे हिंदुस्तान में 2 या 3 ही स्टेट्स थे, कर्नाटक था मेरे ख्याल से, 1-2 और स्टेट्स थे जिन्होंने पुलिस हाउसिंग को अपनाया इमीडिएटली, और उसके रिजल्ट सब देखो हमें ये सब मिल रहे हैं। हम अपनी बिल्डिंग खुद बनाते हैं, टाइमली बनाते हैं, और अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने डिज़ाइन से बनाते हैं, है ना। और बल्कि अब हम अपनी ही नहीं बना रहे, अब हमें जो है डिपॉजिट वर्क्स मिल रहे हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास जो ये 60 करोड़ के तो प्रोजेक्ट्स तैयार ही होके मेरे पास ये इन्होंने डेटा दिया है, और इसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट्स अंडरगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं 267, उसमें से कितने डिपॉजिट कितने 1000 करोड़ के करीब का सर डिपार्टमेंट हमारे पास 14 डिपार्टमेंट के कार्य हैं। प्रिजन, अर्बन लोकल बॉडी, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, होम गार्ड्स, हायर एजुकेशन, आयुष, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को दिए गए हैं। वो इसीलिए दिए गए हैं कि भाई हम इसको कार्य में सक्षम ही नहीं है, हम बाकी एजेंसी से शायद बेटर भी कर रहे हैं। तो ये सर ATS का गठन करने का जो फैसला किया है सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणा की थी कि ATS का गठन होगा, तो ATS की वर्किंग को लेकर ATS के जो नए थाने बनने हैं वो नए थाने बनेंगे, जो पहले से वर्किंग पुलिस स्टेशन है उन्हीं में से किसी भी पंचकुला में, गुरुग्राम में? ATS का जो गठन है वो एक MHA की गाइडलाइंस के तहत ही हुआ है। उनका एक ब्रॉडली स्ट्रक्चर है कि इनका मैंडेट क्या होगा, है ना, और कैसे उसमें होंगे। उसका मेन एम है टेरर रिलेटेड केसेस है, उसके लिए एक स्पेशलाइज एजेंसी बनाई जाए, एंटी टेरर स्क्वाड, जो कि उस टाइप के जैसे NIA बनाई गई, आप उसका पैरेलल समझ सकते हैं। वो टेरर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन इज़ हाईली स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए इंटेलिजेंस भी हाईली स्पेशलाइज होती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी है। उसके बाद जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें कई कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो उसके लिए अलग अलग हम वर्टिकल्स हमें बनाने पड़ेंगे, उसमें बना रहे हैं। और एक हाईली स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन बिफोर द इंसिडेंट एंड ड्यूरिंग द इंसिडेंट जब हुआ, और आफ्टर द इंसिडेंट ट्रायल के लिए भी। तो हमें एक ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी चाहिए, और उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन में हमने इसको गठन किया है। इट विल बी ए हाईली स्पेशलाइज्ड फोर्स। और अभी हमारे जो पिछले कुछ दिनों में जो केसेस हुए हैं, करीबन 55 केसेस हैं 2-3 साल के, हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे और उनको हम प्रॉपरली, हमारे ज़्यादातर ट्रेस ही हैं, कोई अनट्रेस तो कोई नहीं चल रहा, तो उनको क्रिमिनली हम प्रोसिक्यूट करेंगे। सरकार काफी सख्त है, और आपने भी पिछले दिनों NDPS को लेकर कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं वो स्थापित किए थे। वैसे मैंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखी थी, और मैं वो डेटा कोई मैं क्राइम का मैं लेके नहीं आया, ठीक है। बलराम दान की MLA को ये जो फायर हुआ, हाँ, फायर हुआ है, और भी कई धमकियाँ आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा में भी आ रही हैं,
असम में भी आ रही हैं, चंडीगढ़ में आपने देखा कैसे धमकी आई और केमिस्ट के वहाँ पे हुआ, पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में। ये एक नया क्राइम उभरा है जो कि मिसयूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, मिसयूज़ ऑफ आपका कह सकते हैं जो पोजीशन है कि बाहर बैठ जाओ जाके, नंबर छुपा लो अपना और फ़ोन दबाते रहो, ठीक है ना। तो उसी के लिए हमने अभेद्य ऐप बनाई कि बाहर से कोई अनवांटेड कॉल ना आए, उसको रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आके कॉल करे ना कोई भी, और इतना ही उसमें हिम्मत है। तो और जितने भी हमारे केसेस हुए, 105 इनकाउंटर किए हमारे पिछले 6 महीने में। ये डांगी जी के पे जो जिन फायरिंग करी, मैं 24 घंटे में ट्रेस करके इनकाउंटर किया। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है सारी पुलिस के लिए, और इस पे फिर हमने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे भी लिया है, और 22 तो हमने डिपोर्ट कराए हैं, 22 क्रिमिनल तो, और 6-7 की प्रोसेस चल रही है। तो ये एक बड़ा टफ एक एरिना है जिसमें पुलिस काम कर रही है, और इसमें हम एक फेसलेस और बॉर्डरलेस क्रिमिनल के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो हमारी जंग जारी है, इसमें हम और भी कदम उठाएंगे। सर आपको नहीं लगता कि कोई सख्त कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, इवन पंचकुला और विभिन्न जिलों में जो है गैंगस्टर कल्चर, फायरिंग और फिरौती की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। मैंने बताया ना आपको। एक अभेद ऐप को आपने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जैसे देखा गया पंचकुला के डिस्कोथेक के क्लब के संचालक पर जो है फायरिंग हुई, क्या उन सभी संचालकों के नंबर अभेद ऐप में ऐड नहीं किए गए हैं? और दूसरी बात है, जैसे चंडीगढ़ का आपने उदाहरण दिया, केमिस्ट शॉप में एक फायरिंग हुई, आप समझे उसमें नहीं। JNK का सर अभेद ऐप में कोई किसी के नंबर नहीं होते हैं। अभेद ऐप में क्या है, एक प्रोविज़न है, जैसे आईफोन में प्रोविज़न है, आप अननोन कॉल्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं, सारी ब्लॉक हो जाएंगी। अभेद ऐप में हमारी इन हाउस जो टेक्निकल टीम है, उन्होंने पहले समझा कि कैसे ये क्राइम करते हैं, मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग करते हैं। तो हमने वो इन हाउस एक ऐप बनाई जिसमें फ़ॉरेन की कॉल्स बंद हो जाएंगी, आपके पास मैसेज जो आ रहा है व्हाट्सअप वो बंद हो जाएगा, आपके पास वॉइस मैसेज आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और बैक एंड पे हमारे पास उसका डेटा चला जाएगा जिस पे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। जो आप कह रहे हैं यहाँ पे जो रतन डिस्कोथेक में रतन लुबाना जी के यहाँ पे जो फायरिंग हुई, आप अलर्टनेस भी देखिए, वहाँ फायरिंग हुई, उसका पीछा करके इनकाउंटर किया हमने रात के 2 बजे, ठीक है ना। तो हरियाणा पुलिस पूरी अलर्ट है, हम इन सब क्रिमिनल्स के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, और आगे भी हम करेंगे। लेकिन सर यहाँ बात सिर्फ रतन लुबाना या एबीसीडी की बात नहीं है, पूरी प्रक्रिया सिस्टम की बात है। जितने भी संचालक हैं डिस्कोथेक के, क्या उनके नंबर जो रूटीन में यूज करते हैं, ताकि धमकी ना आए, पुलिस द्वारा इनिशिएटिव लिया गया कि सभी को ट्रैक किया जाए? नहीं, इसमें हमने डिफरेंट तरीके से इनिशिएटिव लिया, जो आप कह रहे हो उसमें कवर हो जाता है। हमने हर थाने लेवल पे जिन जिन को धमकी आ सकती है उनको हमने ब्रीफ किया है, इसके बारे में अवेयर किया है कि वो स्वयं अपने उस पर ये ऐप चलवाएं, और हमारी अब तक 8000 डाउनलोड हो चुकी हैं। सर आपको नहीं लगता कि और ज्यादा सख्ती की जरूरत है ताकि ये घटनाएं कम हो सके? क्योंकि हालांकि एनकाउंटर की बिल्कुल बात सर, भी आप करते हैं नहीं, सर, नहीं, कर लेकिन रहे हैं। बावजूद इसके भी बैक टू बैक की घटनाएं जो है नहीं, वो घटनाएं हो रही हैं, हमारा 8% क्राइम कम है पिछले साल से, तो घटनाएं तो होती है, क्राइम तो हो गई है। साहब आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर दिया है अभी कि परसों से आपने शुरू किया है ये 1930 वाला। हाँ जी 28 शिकायतें अभी तक दर्ज हो चुकी हैं। जी जी। तो अपने आप में बड़ा फिगर है, लेकिन सर सबसे ज़्यादा शिकार जो है वो बुजुर्ग हो रहे हैं, और बुजुर्ग भी वो जो अकेले घरों में रहते हैं। पंचकुला पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो बुजुर्ग अकेले घरों में रह रहे हैं जी जी उनसे वो कांटेक्ट में रहेंगे लगातार, जी, हफ्ते जी। 2-3 बार, साथ में उनको पता चल जाएगा कि वो जी हाँ, सुरक्षित जी हैं, हाँ। साथ में कोई उनको साइबर ठगी जो है वो ना हो, और साथ ही उनकी सेहत को लेकर भी यदि कोई जी दिक्कत हाँ है। जी हाँ। सर जो एक तो इसके बारे में बता दीजिए, बुजुर्गों को लेकर कोई जैसे ये हमारी पहले से चल रही है स्कीम, अभी नई नहीं है, हमने काफ़ी पहले ही 2-3 साल से ही चल रही है कि जो जिनके बच्चे बाहर हैं या अकेले रह रहे हैं, तो हम उसको थाने वाइज उनको ट्रैक करते हैं, उनकी हालचाल पूछते हैं, है ना, वो सारा कर रहे हैं। और आपने बाकी जो श्री कुमार एक सवाल मैंने- चंडीगढ़ में जो फायरिंग हुई उसमें JNK का इनपुट सामने आया, और वहाँ फायरिंग कर रहे थे वो जो लोग थे वहाँ के थे। तो क्या हरियाणा पुलिस ने JNK पुलिस से कोई ऐसी जो है इंफॉर्मेशन शेयर की है कि वहाँ के क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड भी आपके पास आए?
क्योंकि नहीं, वो हम करते रहते हैं, वो हमारा सिस्टम है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का। एक मैं क्वेश्चन ले लूं आपसे क्योंकि रिपीट हो रही है क्वेश्चन वाला। जी जी। अभी आपने पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि बेटरमेंट ऑफ द पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर। इफ वी सी पैन हरियाणा, लॉट ऑफ पुलिस पोस्ट आर इन ह्यूमन कंडीशन, जहां पे कांस्टेबल खड़ा नहीं हो सकता, बारिश में, धूप में, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस मैंने ग्राउंड पे देखी हैं। कुछ जगह मैंने विजिट भी किया था और एक स्टोरी भी हमने की थी, तो उस पर कोई फोकस है आपका? बिल्कुल, ये जो हमारा अगले 2 साल में 1200-1300 करोड़ रुपए हम जो खर्चेंगे, उसका मेजर चंक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, थाने, चौकी, पुलिस लाइंस, इवन रिपेयर, जो हमारे बिल्डिंग्स हैं उनमें रिपेयर के लिए नहीं फंड्स था, तो हम रिपेयर भी करेंगे। तो ये सारा हमारे उसमें है। हमारा परम लक्ष्य यही है कि जो हमारा सिपाही है उसको बेस्ट वर्किंग कंडीशन मिले। अभी पीछे जब फतेहाबाद में हमारे नाके पे एक मुलाजिम की डेथ हो गई, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, जबकि हमने उनको रहने का भी वो बना रखा है, उसको थोड़ी मेडिकल इश्यूज थे, तो फिर हमने अपनी पॉलिसी चेंज करी। हम अब कोई भी 45 साल से ऊपर के मुलाजिम को नाके पे नहीं लगाएंगे इतनी सीवियर कंडीशन में। तो ये सारी हमारी जो फैसिलिटीज़ की जो बात है, ये हमारी नोटिस में है और इस पे कार्य हम कर रहे हैं। तो ये आइडेंटिफाई करेंगे सर जितनी भी ऐसी प्रॉन पोस्ट है जहाँ पे हाँ, नहीं, आइडेंटिफाइड है, हमारी आइडेंटिफाइड है। और उसी का अगर आप डेटा चाहेंगे, आपके पास है, पुलिस चौकी में हमारे पास डेटा है, हम आपको बता सकते हैं कि कितनी हम बिल्कुल ठीक है। उसी चैलेंज के लिए हमने ये इतना बजट सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने हमें अलॉट किया है। ये फर्स्ट टाइम पिछले 4-5 सालों में फर्स्ट टाइम इतना पैसा हमें मिला है, जिसमें हमने ये अभी मेरे पास फिगर्स हैं, बट ये अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ये फिगर्स हैं कि गुड़गांव में हम 113 करोड़ रुपए खर्च करेंगे अगले 2 साल में, फरीदाबाद में 31 करोड़, कुरुक्षेत्र में 35 करोड़, यमुनानगर में 20 करोड़। ये प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड हैं, जो कि हमने उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले ली है, उसका फंड्स मिल के फाइनेंशियल सैंक्शन मिलते ही हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे। नूह में 38 करोड़, पलवल में 7 करोड़, रेवाड़ी में 18 करोड़, इस टाइप के ये हमने पूरा चार्ट बनाया हुआ है। इसमें सब इंक्लूड है, थाने भी हैं, चौकी भी है, वुमेन पुलिस स्टेशन भी है, साइबर पुलिस स्टेशन भी है। और जैसे जैसे अभी ये काम यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, पैरेलली हमारी एक्सरसाइज चलेगी कि कहाँ कहाँ हमें उसके आगे की जरूरत है। तो दिस इज द फुल रोड मैप वी विल प्रिपेयर। सर कुछ ऐसा ही एक सवाल था मेरा भी कि जो एसपीएससी और एसएससी भर्तियां करवाती हैं, एग्जाम सेंटर के बाहर पुलिस कर्मचारी खड़े रहते हैं, अंदर जो दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं उनको पैसा मिलता है, लेकिन उनको पैसा मिलता है, जो दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं जो ड्यूटी देते हैं, किस बात का पैसा मिलता है? एग्जाम में ऑनरेरी हम। हाँ, लेकिन जो पुलिस कर्मचारी बाहर खड़े होते हैं सर, उनके लिए हम गए हैं कई सेंटरों पे, वो कहते हैं कि ना चाय मिलती है ना पानी मिलती है, पैसा तो रोटी बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम अपना प्रोवाइड कर लेते हैं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है। सर ये जो फरीदाबाद अल्फा यूनिवर्सिटी का जो मामला है, जो ये जानकारी मिल रही है जी वहाँ पर बम तैयार किया गया जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, तो क्या पुलिस का इंटेलिजेंस, आपका हरियाणा पुलिस का इंटेलिजेंस के पास इनपुट्स कोई थे सर कि अल्फा यूनिवर्सिटी में किस तरीके की गतिविधियाँ हो रही है? वो थोड़ा मेरे से पहले का सवाल है, बट जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है, हमारे पास जैसे इनपुट आए थे हमने फ़ौरन उस पर एक्शन लिया था, इवन ब्लास्ट होने से ही पहले ले लिया था एक्शन। ठीक है ना, तो ये सारी कार्रवाई चल रही थी। और अभी भी जो और उसके बाद तो एनआईए ने टेक ओवर कर लिया। यही मैं बता रहा था ना, एटीएस का जो काम है वो ये दिस इज हाईली स्पेशलाइज्ड वर्क। अब एक डॉक्टर पे सबसे कम शक जाएगा, जिसने वाइट कोट पहना हुआ है वो आपकी हेल्प कर रहा है, कोई सोच भी नहीं सकता कि वो आपका मर्डर की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है ना, कब तक स्थापित हो जाएंगे सर ये एटीएस के थाने? सर कब तक स्थापित हो जाएंगे? जल्दी हो जाएंगे, हमें सैंक्शन आ गया, वेरी सून। ये अल्फा से जुड़ा सवाल था कि जिन चीज़ों से वो बम बनाया गया था या कई बार देखा गया है आराम से बाजार में मिल जाती हैं, फसलों वाले खाद का इस्तेमाल किया गया है और दूसरी चीज़ें बाजार में मिल जाती हैं, तो किसी के लिए भी इस तरह जो काम करना जो उस प्रवृत्ति का है उसके लिए आसान हो जाता है। तो पुलिस का कोई ऐसा इनिशिएटिव है कि जो इस तरह का सामान खरीदे उस पर नज़र रखी जाए, या कोई ऐसा दुकानदारों को बोला गया? वेल, जो लो आईडीज़ हैं, लो इंटेंसिटी आईडीज़ हैं, ठीक है ना,
वो तो आम चीज़ों से बन जाती है, तो उसका तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन हमें दिख नहीं रहा है। बट हम अपनी इंटेलिजेंस पे जो हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उस पर हम ऑपरेट करते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें शेयर भी नहीं की जा सकती यहाँ पे, ठीक है। तो उस तरीके से हम उसको पे प्रोसीड करते हैं। क्रिमिनल पे सर ट्रैकिंग आपने एक उनका रिकॉर्ड भी जो है वो डाटा भी इकट्ठा किया था, उसमें कुछ आगे डेवलपमेंट हुई है क्या? कुछ ऐसे ही हम देख सकते हैं कि कुछ गतिविधियाँ उनकी रुकी हों या फिर कुछ घटनाएं होने से पहले हमने रोक दी हों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास डेटा, मैं तो डेली मॉनिटर करता हूँ उसको। और जो हमने एक RJSF यूनिट बनाई थी वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है कि अब वो हम बाकी ज़िलों में हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। और हमने रोहतक में 2840, झज्जर में 1774, सोनीपत में 4800, फरीदाबाद में 3500, टोटल 12,000 क्रिमिनल आइडेंटिफाई किए। और उसमें से हमने 3200 प्रेजेंट पाए, 895 जेल में पाए, 197 की डेथ हो चुकी है, और करीबन 1300 जो क्रिमिनल हैं वो उनकी चेकिंग जारी है कि वो कहाँ हैं। और इसके साथ साथ हमने नई उसमें स्टार्ट करी कि जिन्होंने ये ज़मानत ली है वो ज़मानत हम कॉन्फिस्केट करा रहे हैं, जो ये ज़मानत पे बाहर आए। और इसके अलावा हम उनका पूरा डेटा बैंक फिर से बना रहे हैं। तो इससे ह्यूज एक्सरसाइज। और इसमें 15 केसेस तो मुझे बता रहे थे फरीदाबाद में दर्ज करें, हिसार ने 6 केसेस दर्ज करे ड्यूरिंग चेकिंग, सोनीपत ने अभी 41 केसेस, ये जो ऑपरेशन पराक्रम है अभी कल ही उन्होंने उसमें 41 केसेस दर्ज करे हैं उन्होंने। ऐसे ही रोहतक में, तो ये बड़ा ही हाईली सक्सेसफुल हमारा ये अभियान चल रहा है। और ये हम साइलेंटली भी कर रहे हैं ताकि हम अपने जो क्रिमिनल्स हैं उनको उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट लेके आ सकें। सर ये जो हाउसिंग कॉर्पोरेशन है इसमें आपने कहा था एक मीटिंग भी आपने लिए, क्या कुछ ऐसे पुलिस स्टेशन आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको रेनोवेशन की जरूरत है? जैसे बेसिक नेसेसिटीज नहीं है वहाँ पे, जो महिलाएं शिकायत करने आती हैं खासतौर से उनके लिए वॉशरूम की फैसिलिटीज नहीं है या पीने के पानी की फैसिलिटी नहीं है, तो ये चीज़ें वहाँ पे रेनोवेट हो, डेवलप हो, इसका कुछ आइडेंटिफाई किया है? कितने ऐसे पुलिस स्टेशन हैं? वेल HPSC तो मेनली एग्जीक्यूशन बॉडी है, वो जो आइडेंटिफिकेशन काम है हमारे पुलिस मॉडर्नाइजेशन में यहाँ पे हम करते हैं फील्ड से लेके। और जो ये सारे इश्यूज़ हैं हमने अपने डिज़ाइन में पहले ही इम्प्रूवमेंट की है, ये सारी फैसिलिटी देने के लिए, वेटिंग रूम देने के लिए, लेडीज़ के लिए फैसिलिटीज़ देने के लिए, और जो रिपोर्टिंग रूम है उसको वो प्रॉपरली डिज़ाइन करने के लिए, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है CCTV लगाने, हमने पूरा डिज़ाइन ही रिवैम्प करके वो डिज़ाइन हम HPSC को दे देते हैं, वो उस हिसाब से बनाते हैं। दैट इज द सिस्टम। रोहिंग्यास या फिर बांग्लादेशी को आप कुछ कह रहे थे? सर जो अभी कुछ दिनों से देखने के लिए मिल रहा है हिसार में, रोहतक में पॉलिटिकल क्लैश जो है वो SPDCs के देखने के लिए मिल रहे हैं, उसमें पुलिस की एफिशिएंसी पर वो सवाल नहीं, वो कोई स्ट्रे इंसिडेंट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे क्राइम मीटिंग अब नेक्स्ट वीक करेंगे, आई विल गिव यू ऑल द डेटा, 30 जून तक आ जाएगा, है ना। हम आपको लेटेस्ट डेटा नेक्स्ट वीक दे देंगे। कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे के रिलेटेड है तो वो भी आप नेक्स्ट वीक ही पूछ लीजिए।